वेलकम टू द प्रोमाइज अकेडमी गाइस। आज हमारा जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 5। ये भी रिवीजन वीडियो है कम्प्लीटली इस सीरीज़ में, रिवीजन सीरीज़ में। और हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद रिवाइज करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो, पहला पार्ट है बोनस इशू, सेकेंड है स्वेट इक्विटी और दूसरा और थर्ड एंड द लास्ट पोर्शन इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। सो वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन अ सेपरेट वीडियो. This video will be a short video regarding the basic concepts of bonus issue. और सबसे पहली बात है, जब हम बोनस इशू की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बोनस इशू होता क्या है। बोनस इशू आपको और हमको सबको पता है, बोनस इशू है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ चीज़ें, कुछ शेयर्स, कुछ हम अपनी सिक्योरिटीज अपने शेयर होल्डर्स को, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो, उनको वो इशू कर देते हैं। और ये किस रेशियो में इशू करते हैं? कोई एक स्पेसिफाइड प्री स्पेसिफाइड रेशियो होता है हमारा, जिसपे हम बोनस इशू करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि हम कहाँ से करते हैं। फ्री रिजर्व्स करते हैं, उसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, क्या वो उसका कोई स्पेसिफिक रिजर्व है, वो भी देखते हैं। फिर है कि इसका क्या क्या कुछ ऐसा कंडीशंस है जिसको फुलफिल करने के बाद ये कंपनी बोनस इशू ला सकती है, वो भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन वीडियो का ये सीरीज। पहले तो बोनस इशू जो है वो, सबसे पहली बात है कि इसमें जो कंसर्न्ड सेक्शन है वो है सेक्शन 63 along with rule 14 of companies share capital and debenture rules 2014. तो एक एक करके हम पढ़ेंगे कि इस सेक्शन में क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। सबसे पहली बात है कि जब कंपनी के पास ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो इंस्टेड ऑफ गिविंग इट एज डिविडेंड, वो चाहती है कि उसी कंपनी में वो फिर से री इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, और री इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है बोनस इशू शेयर्स दे दो। इससे क्या होता है, बोनस शेयर्स देने से कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो कंपनी के पास वापस कंपनी के पास ही रहते हैं, और जो शेयर होल्डर्स है वो भी खुश रहते हैं कि उनको कुछ मिला है। लेकिन अगर हम डिविडेंड देंगे तो ये पैसा हमारे हाथ से, कंपनी के हाथ से चला जाएगा और उसको हम यूज़ नहीं कर सकते फॉर एनी पर्पस लाइक डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपैंडिंग या किसी भी तरीके से। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें हमारा कोई कैश फ्लो नहीं होता, चाहे आना या जाना, किसी भी ढंग का हमारा कैश फ्लो नहीं होता। और फिर है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स है वो खुश क्यों रहते हैं, क्योंकि ये नॉन टैक्सेबल है, इसमें कोई पैसा ना आया है ना गया है, तो इसलिए इट इज़ नॉट टैक्सेबल। फिर है कि देखो, जब हमारी शेयर्स मार्केट वैल्यू क्या होती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन आप सबने पढ़ा होगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट एंड इट्स मार्केट वैल्यू। तो जब हमारे शेयर्स बढ़ जाएंगे मार्केट में तो हमारा मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ेगा। तो कुछ ऐसे ऐसे एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, वो सब हम देखते हैं। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। पहला तो है कि फंड फ्लो इफेक्ट नहीं होता है, ना पैसा आता है हमारे पास ना जाता है। तो फंड फ्लो मतलब जो हमारा कैश हमारे पास था, जो हमारा प्रॉफिट हमने जनरेट किया था, वो हमारे पास ही रहता है, कंपनी के पास रहता है। फिर है दूसरा कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्रीज करता है। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्रीज करता है, क्योंकि देखो, जब नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में फ्लोट ज़्यादा करते हैं तो उसकी वैल्यू तो बढ़ जाती है, मतलब जो मार्केट प्राइस इनटू शेयर्स होता है। आप सबने पढ़ा हुआ है मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो उसकी वजह से मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। फिर है कि बोनस इशू में टैक्स नहीं लगता क्योंकि वो कोई इनकम नहीं है। फिर पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीज कर जाता है क्योंकि हम शेयर्स इशू करते हैं, बोनस शेयर्स। फिर है प्रोविजंस कौन कौन से हैं। पहला तो कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही लगेगा। कौन सा? सेक्शन 63 रूल 14। कौन सा रूल 14? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। ठीक है, ये तो हो गया। फिर आईसीडीआर लगेगा, हाँ लगेगा। फिर एलओडीआर भी लगेगा अगर आपके शेयर्स लिस्टेड है। पहला सेक्शन हमारा 63 में हमारा पहला पॉइंट है सोर्सेज ऑफ बोनस इशू। बोनस इशू करने के क्या क्या सोर्सेज है, मतलब कहाँ से हम पैसे ला सकते हैं। पहला है फ्री रिजर्व, कोई भी फ्री रिजर्व किसी भी नाम से। सिक्योरिटीज प्रीमियम का सेक्शन नंबर 52। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम ये कहता है कि आप किसी भी शेयर होल्डर्स को अनइशूड पोर्शन ऑफ शेयर भी दे सकते हो,
बाई यूटिलाइजिंग इट्स अमाउंट। फिर है CRR, हमने NCRPS अभी जस्ट पढ़ा है तो हमने CRR भी देखा है। उसमें हम CRR क्रिएट करते हैं फॉर द नॉमिनल अमाउंट, और उस अमाउंट के लिए फिर हम उस अमाउंट से उस जो रिजर्व के पैसे हमारे पास पड़े हैं उससे हम बोनस इशू कर सकते हैं, लेकिन हम रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिशन है हमारा। ठीक है, फिर है कुछ कुछ कंडीशंस और है। पहला है कि AOA का हमारा ऑथराइजेशन होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसे ऑल्टर करो। फिर BOD रिकमेंड कर देना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसका रिकमेंडेशन होना चाहिए। हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है किसी भी फिक्स डिपॉजिट या किसी चीज में या उसके इंटरेस्ट पेमेंट में। ठीक है, फिर है कि स्टैट्यूटरी कोई ड्यूज नहीं है हमारा, ड्यू जैसे म्यूनिसपैलिटी हो गया, कोई बिजली बिल हो गया, कुछ भी मतलब, या ROC के कुछ पैसे हमारे थे। ठीक है, या फिर PF का पैसा हमने देना था काट के, हमारे हमारे पास तो आ गया था, हमें अपना हिस्सा और काट के मतलब देना था, अपने फंड में जमा करवाना था, हमने वो कर लिया। ठीक है, फिर हमारे शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए। अगर फुल्ली पेड अप नहीं है, पार्टली पेड अप है, तो उसको पहले फुल्ली पेड अप करो, तब जाके ही आप बोनस इशू कर सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि डिविडेंड की जगह आप बोनस इशू नहीं कर सकते, ये आपको डिविडेंड ही देना पड़ेगा अगर आपको शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड देना है। बोनस इशू डज नॉट अमाउंट टू डिविडेंड, इट इज नॉट अ डिविडेंड। ठीक है, ये हो गया। और हमारा कौन सा रूल था, एक बार फिर से, रूल 14 और सेक्शन नंबर 63। ठीक है, ये हो गया। फिर एलिजिबिलिटी एज पर ICTR क्या है, इसमें भी वही चीज़ बात की गई, AOA का ऑथराइजेशन होना चाहिए, हमने कोई फिक्स डिपॉजिट का डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए, स्टैट्यूटरी का कोई ड्यूज नहीं होना चाहिए हमारा बकाया। ठीक है, फिर है कि पार्टली पेड अप नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम वही चीज़ें बार बार कही गई है। फिर है कि an issue shall make a bonus issue of equity shares। हाँ, देखो जिसका पार्टली कन्वर्टेबल है या फुली कन्वर्टेबल है तो अभी तक वो कन्वर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन एक दिन था होगा, फ्यूचर का डेट है वो, कि वो उस दिन कन्वर्ट होगा और फिर उसके पास भी हक आ जाएंगे। तो हमारी जिम्मेदारी एज अ कंपनी क्या होती है, अगर हम उससे पहले मतलब ये डेट से पहले अगर हम ये कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब बोनस इशू दे रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनके लिए भी एक रिजर्व रहे। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम इनके लिए कोई रिजर्व नहीं रखते हैं तो इससे बोनस इश्यू देने से हमारा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनके पास शेयर्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली इनका ये एक बहुत ही एडवांटेजेस पोजीशन पे है, इसीलिए हम इनके लिए एक पोर्शन रिजर्व कर देते हैं हमारा जो करंट इशू है, ताकि इनके साथ इनके राइट्स को कोई हम एडवर्सली अफेक्ट ना कर जाए। फिर है ये सेम बात की गई है, बोनस फ्री रिजर्व से होगा, इम्प्लीमेंटेशन 15 दिन के अंदर होना चाहिए। देखो दो सिचुएशंस होते हैं, आपने सेक्शन में पढ़ा होगा और इसकी अकाउंटिंग भी की होगी। एक होता है जिसमें BOD के अप्रूवल से काम चल जाता है, एक होता है शेयर होल्डर का अप्रूवल भी चाहिए होता है। BOD का जहाँ अप्रूवल चाहिए होता है वहाँ पे 15 दिन में काम हो जाए, 15 दिन के अंदर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, उसके 15 दिन में आपका पूरा जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका शेयर होल्डर अप्रूवल है तो उसका 2 महीना का, ये एक थोड़ा सा यहाँ ट्रिकी पॉइंट है। 2 महीना शेयर होल्डिंग मीटिंग से, शेयर होल्डर्स मीटिंग से नहीं, वो डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, क्योंकि अगर हम शेयर होल्डर मीटिंग से करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम खींचेगा, तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिस दिन मीटिंग हुई है उससे, जब भी हम शेयर होल्डर मीटिंग कराएंगे और फिर अप्रूवल लेंगे, ये सब काम और इम्प्लीमेंटेशन पूरा का पूरा 2 महीने में हमारा हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सब बात आप ध्यान रखोगे। फिर हमारा नेक्स्ट है प्रोसीजर। ये प्रोसीजर कुछ नहीं है, बस वो है रिवीजन। रिवीजन एक और, पता है यही सब चीज़ें हमारे पार्ट बी में दी गई है, डॉक्यूमेंटेशन और ये प्रिपरेशन ऑफ कंपनी फॉर IPO। जब आप ये पार्ट 1 पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि पार्ट 2 में बस रिवीजन ही है। ठीक है, तो पहला तो ये AOA का परमिशन अप्रूवल होना चाहिए, अगर आपका कम है तो उसको ऑल्टर करो। फिर आपका कोई फिक्स डिपॉजिट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। फिर स्टैट्यूटरी ड्यूज में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, फुली पेड अप होना चाहिए, आप एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट हमारा रह गया कि ICTR में एक पॉइंट ये होगा, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट एक कंपनीज एक्ट में नहीं है, ये पॉइंट सिर्फ ICTR में। फिर है कि
रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है। फिर अगर कोई फुली कन्वर्टेबल पोर्शन है या पार्टली कन्वर्टेबल पोर्शन है तो उनके लिए रिजर्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये भी वही पॉइंट की बोल गई है। जहाँ पे बोर्ड मीटिंग चाहिए उससे 2 वर्किंग डेज में आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और जहाँ पे और आपको जहाँ स्टॉक एक्सचेंज की आई एम सॉरी, हाँ, यहाँ इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है। 15 दिन में आपको इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ बोर्ड का अप्रूवल चाहिए, 2 महीने में जहाँ पे शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। एक बार अगर हमने अनाउंस कर दिया तो हम फिर विड्रॉ नहीं कर सकते, फेमा के रेगुलेशंस को भी कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पास नेसेसरी रेजोल्यूशन एंड फाइल द सेम टू आरओसी, मतलब आईएनसी, और सॉरी आईएनसी नहीं, एमजीटी 14, ठीक। विद इन 30 डेज आपको फाइल करना होता है एमजीटी। फिर रिकॉर्ड डेट, क्योंकि तभी ना पता चलेगा, क्योंकि सेल परचेज बहुत होते हैं, तो एक रिकॉर्ड डेट हम फिक्स कर देते हैं। वो डेट पे हम डिसाइड करेंगे कि जो भी शेयर होल्डर्स उस दिन होल्ड करके रखे हुए शेयर वो एलिजिबल होंगे। वो हमने कर लिया। टू होल्ड बोर्ड मीटिंग एंड कंप्लीट द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग अलॉटमेंट, ठीक है। ऑब्टेन नेसेसरी लिस्टिंग PS3, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट हमें फाइल करना होता है 30 दिन के अंदर, PS3 इन 30 days to ROC. Allotment, ensure that the allotment is made within 15 days of the board of directors approved bonus issue, वही बात की गई है यहाँ पे। बोनस इशू 15 दिन के अंदर फुलफिल होना चाहिए, अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर है कंसर्न लिस्टिंग के पास अलॉट करवाओ एप्लीकेशन लो, ये हम करेंगे पार्ट 2 में, स्वेट इक्विटी, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, हम लोग जल्दी इसको कंटिन्यू करते हैं और हमारा फंडिंग का पोर्शन को जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।